सुधा बीमार जैसे लगती थी। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती। जब बिनती हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुष से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। और रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती हाँ, तो गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी भी न किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने के लिए पुलिस लाइसेंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाना परोसने के बर्तनों का इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर खाना नहीं खाया। तो उसका मन होता कि वह सर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता, आंसू पोंछ कर बैठती, एक फूटी टूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाना क्यों नहीं खाती? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना कर चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। खाना कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफे भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुलाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे ऊंट, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कर रहे हो चंदर? अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी। आज तो पैर दबा रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते मैं जैसे पैर में गांठ पड़ गई हूँ। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, तुम्हारी शादी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी नहीं क्या तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू नीचे गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट पर आंखें पोंछ ली। बुरा मान गई सुधा? चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा, नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छापा है? देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा। एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा, अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगे आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा मान जाएंगे। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बातें करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर पाते हैं। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा तो कर रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बन रही है। यह भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में ले आई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर से आकर कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था। और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीने, दरिया और बाजे गीत जीत जाते हैं। जहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं। और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तल धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सहारे सारे तूफान, सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं। और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाई की आवाज में
डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण क्षति विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। आसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए नाच रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं आता था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थीं। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींच लिए जा रहा था। बिजली से भी तेज प्रलय, बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खिंचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम था। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने जूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चोला पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई बारात आने के एक दिन पहले, उस छत पर जहाँ सुधा रो रही थी। चंदर को ढकेल कर चली गई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे में भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक ही क्षण बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसके विस्मरण स्थल से खिंचकर एकांत में ले आई, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृत, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहटी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है, बल्कि आवाज भी लुट गई है और नवीरता भी, वैभव भी लुट गया है और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछते हुए और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उखड़ते हुए बालों की देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम ही क्या कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुप चंदर की ओर फटी पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंदर अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, पर रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला, सुधा तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ ऐसे ही। सुधा चंदर के पावों में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझ कर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फलक फलक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रोवाई अच्छी नहीं लगती। या भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से सुधा को इतना ही मौका मिला था। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती है, लेकिन खुद किस्मती
से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हाल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर बहुत सुबह 6 बजे ही आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी सब इंतजाम कर दिया था। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई है मुंह जोशी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा नहीं लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और माँ के पास दौड़ गई। 15 मिनट हो गए थे लेकिन बिनती लौटी नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख फैलाए उड़ते रहती। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी। सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराये हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू झलक आए। सुधा ने अपने हाथों से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ नहीं बोला, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमजोर मत बनो, तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई। अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूंकि बारात में कुल 8 ही आदमी थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया, अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियां, शादी तुम्हारी नहीं हो रही, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्ही पर होगा सब। हाँ कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यार नहीं मालूम था तुम डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है। चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में भी उतना अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतें गहरे बैठी थी और महावर लगा रही थी। बिनती कनस्तर से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे चिढ़ाया नहीं था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के ओंठ पर मुस्कान आई नहीं थी। आंख फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत खुश रहेगी, कितना अच्छा होगा। बिनती हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दिया। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा
पूछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पाजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में एक कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था और घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे मंडप में बुला कर ले गए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और सामने खड़ा चंदर उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फब्बतियां कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा ने उससे कहा, बिंती को हमारे पास भेज दो। बिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में चंदर बता रहा था तो बिंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप। एक से संतोष नहीं हुआ क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप में इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। बिंती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके ऊँट ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ी पर चंदर बैठा हुआ था, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा ने उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कायरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम स्मरण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुए बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्ची भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करें। कुछ खायो पियो ने तो पड़े रही वो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिंती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिंती, बिंती। उसने बिंती को पकड़कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हम तो समझती थी खुद अपने आप पागल कर रही है, चंदर ने रुंधे गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिंती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से न लौट आए। अच्छा। चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो एक बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। काशी दीदी की बहन हो। क्यों? बिंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा जाती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह
आवाजों से आप पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कह रहा है। धीरे धीरे सब शांत हो गया। चंदन ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंख बंद भी कर लेता तो जब उसकी पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत बड़ा कड़वा दर्द होने लगता था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही फूलने में। उसके पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, जूले, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटनाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ नहीं बोली। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक जो कुछ भी तुम थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछते हुए पैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रूंधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल लगकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़कर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली गई। धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे मेरे देवता। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। फिर उसने जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पाँव रखा कि बिनती पाँव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर जोर से बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देखती रही। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकेंड क्लास में एक बर्थ बुक सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही है। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना, या मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपन मत करना, समझी? पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायी है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिनती को गाँव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो, तुम अकेले पड़ गए, और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिलाया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिनती को देना, और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफार्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं।